अब मैं वीडियो ऑफ कर लेता हूं और शेयर करता हूं व्हाइट बोर्ड। तुम भी वीडियो ऑफ कर लो अपना और चेक करते हैं ये एप्लीकेशन ऑफ डायोड। जब डायोड कैसे बनेगा वो 5 मिनट बाद। जैसे हम कहते हैं एक पी एन जंक्शन, तो पी एन जंक्शन का मतलब सोचते हैं ये एक है पी टाइप और एक है एन टाइप। तो पी टाइप और एन टाइप जो है इनको यदि हमने इकट्ठा कर दिया तो इकट्ठा करने के बाद इनमें पी में होल ज्यादा रहे होंगे और एन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि एन टाइप में एन इज ग्रेटर देन एन एच। लेकिन हम अपने कंफर्ट के लिए होल दिखा नहीं रहे हैं, फिर भी बड़ा मन करे तो दिखा सकते हो। मैंने पी टाइप में केवल होल दिखाया और एन टाइप में केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इसके बाद हम लोग इनके बारे में विचार करते हैं कि क्या होने वाला है। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तुम सोचोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां होने वाला है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये भी है न्यूट्रल, लेफ्ट साइड ये भी है न्यूट्रल और ये भी है न्यूट्रल। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर होल में आया तो यहाँ पर उसकी नेचुरल टेंडेंसी होगी। इसको ऐसे सोचो कि इधर लोग खड़े हैं और एक शादी में कहीं गए, बहुत बड़ी पार्टी है और इधर फ्री इलेक्ट्रॉन को खड़े लोगों की तरह देखो और होल को कुर्सियों की तरह देखो, सजे हुए हैं। तो क्या लगता है ये दो इलेक्ट्रॉन तो आके दो लोग आके कुर्सी पे बैठ जाएंगे, अगले भी दो लोग कुर्सी पे आके बैठ जाएंगे किसी तरह से। उसके अगले वाले आने लगेंगे तो ये चारों कहेंगे अरे कहाँ मुझे बार बार उठाते हो, हो गया बहुत भीड़ है बाबू, उधर ही रहो। इसको फिजिक्स में कैसे इंटरप्रेट करें कि पहले तो ये न्यूट्रल था लेकिन जैसे ही जंक्शन हमने देखा, जैसे ही मौका मिला तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे होल से कंबाइन होने के लिए चल पड़े। और अब जब इनको हमने होल से कंबाइन होते देखा तो होल से कंबाइन होने के क्रम में देखिए यहां से दो इलेक्ट्रॉन गायब हुए और यदि दो इलेक्ट्रॉन गायब हुए तो अब मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन के गायब होने से ये जो अभी तक न्यूट्रल था अब पॉजिटिव चार्ज हो गया और इलेक्ट्रॉन आए कहां पर? इलेक्ट्रॉन आए इस जगह। तो पहले से ये न्यूट्रल था लेकिन इलेक्ट्रॉन के आते ही ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन के आते ही ये निगेटिव चार्ज हो गया। तो हो क्या गया यहाँ पर एक 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 एक, एक ऐसा रीजन फॉर्म हो गया जो आगे बाकी इलेक्ट्रॉनों को आने से रोकता है, डिप्लीशन रीजन। सोचो यदि मुझे कंडक्टिविटी ही बढ़ाना होता केवल सेमीकंडक्टर का तो हम लोग तो मेटल यूज कर लेते, उसका तो पहले से बढ़ा हुआ है। तो आखिर हमने इसके लिए इतना प्रयास क्यों किया? और सोचो यदि एन और पी को हम इकट्ठा करते और सारा होल सारा फ्री इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन कर लेता तो फिर हमारा मेहनत बेकार हो जाता। तब भी हमें लगता कि हमने इतना मेहनत क्यों किया। इन दोनों ही स्थितियों को जब तुमने देखा, इन दोनों ही स्थितियों को जब तुमने देखा या हमने देखा तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली जब ये कंबाइन किया तो देखा ये कि ये ऐसे खत्म नहीं होते। फ्री होल्स और फ्री ये हम यदि कहें कि खत्म हो गए तो खत्म नहीं होते। इनके खत्म नहीं होने के पीछे का कारण बन जाता है यहाँ पर बाउंड्री पे चार्ज का क्रिएट हो जाना। और बाउंड्री पे ये जो चार्ज का क्रिएशन होता है उसके कारण बाउंड्री पे एक रीजन बन जाता है जिस रीजन में
फ्री इलेक्ट्रॉन का n से p की तरफ जाना और होल का p से n की तरफ जाना मुश्किल हो जाता है। इस रीजन को कह देते हैं डिप्लीशन रीजन। इस रीजन के लिए एक और डायग्राम मैं बना देता हूँ। होता ये है कि सेमीकंडक्टर का एक ही टुकड़ा लेकर के बीच में हम लोग उसके एक तरफ होल ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी डाल देते हैं और एक तरफ पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी डाल देते हैं। और अब यहाँ पर हमने देखा कि इधर तो होल है, मेजोरिटी कैरियर इन्हें कहते हैं। मेजोरिटी कहने के पीछे का कारण क्या होता है? मेजोरिटी ऑब्वियस है ना, मेजोरिटी मतलब बहुमत वाले, और थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे लेकिन मैं उन्हें नहीं दिखा रहा। और इस तरफ मैं दिखा रहा हूँ वैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और बीच में एक रीजन बन गया जिसका क्या नाम रख दिया हमने? डिप्लीशन रीजन। तो पहले जब तक ये P और N नहीं था तब तक हम लोग कहते थे कि यहाँ, तब तक हम लोग कहते थे कि यहाँ पर न्यूट्रल हैं दोनों टुकड़े। क्या अब भी इन्हें न्यूट्रल कहेंगे? अब सोचो, यहाँ पर यदि +1 कूलाम रखें बीच में कहीं, तो +1 कूलाम को निगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और प्लस धकेलेगा दूर की तरफ, मतलब दोनों ही फोर्स इधर आया, तो यहाँ इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने लगेगा। तो डिप्लीशन रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दिखने लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी रीजन में हम कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं पॉजिटिव, और उस पर जो फोर्स लगता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और फोर्स का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। जैसे कैपेसिटर होता है ना, दो प्लेट, एक तरफ +Q एक तरफ -Q, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, वैसे ही यहाँ देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक बन गया। और अब तुमसे कोई पूछे कि डिप्लीशन रीजन बनने के बाद P साइड और N साइड, P साइड और N साइड, इन दोनों के बारे में तुलना करो कि P साइड और N साइड में क्या दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों न्यूट्रल हैं, या दोनों निगेटिव हैं, या क्या है सिस्टम? P साइड नेगेटिव है और N साइड पॉजिटिव है। डिप्लीशन रीजन बन गया। अब तुम बताओ P साइड क्या न्यूट्रल है या निगेटिव चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। हाँ, तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो गया है, P साइड अब निगेटिव चार्ज हो गया है, P साइड निगेटिव चार्ज हो गया है, और N साइड क्या हो गया? पॉजिटिव। N साइड हो गया है पॉजिटिव चार्ज। जबकि बच्चों को क्या याद रहता है कि पीएन जंक्शन जब बनता है तो N तो निगेटिव चार्ज होगा N टाइप ना। इधर फ्री इलेक्ट्रॉन थे तो, लेकिन था न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण ये क्या हो गया? पॉजिटिव। अब यहाँ गौर करिए, यदि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के, ध्यान से देखना, यहाँ +Q चार्ज है, इससे R दूरी पे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलता, तुम दिखाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और R दूरी पे पोटेंशियल लिखते हो कि Q/R। इसका मतलब है हम जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के A से B की तरफ जाएंगे, पूंछ टेल से हेड की तरफ जाएंगे, तो पोटेंशियल कम होती जाएगी, R बढ़ता जाएगा और पोटेंशियल कम होती जाएगी। तो इस तरफ जो है हम बात करते हैं हाई पोटेंशियल है, पॉजिटिव वाला प्लेट हाई पोटेंशियल कैपेसिटर में जैसे होता था, और निगेटिव वाला प्लेट लो पोटेंशियल। तो यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग, वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यदि आपने ये देखा, यहाँ पर पोटेंशियल के बारे में सोचा, तो ध्यान से देखिए, एक तरफ लोअर पोटेंशियल होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मतलब एक जैसा पोटेंशियल P साइड में, और फिर P साइड में डिप्लीशन रीजन में ये बढ़ना शुरू हुआ और पहुंचा लो से हाई, और फिर उसके बाद ये हाई वाला कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है किसका ग्राफ? ये VR ग्राफ दिख रहा है, VR ग्राफ की पोटेंशियल। हम कहेंगे P साइड वाला जो टुकड़ा होता है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है, और N साइड वाला जो टुकड़ा होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है। N साइड वाला जो टुकड़ा होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है। अब तो, और बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हम लोग लिखते हैं -dV/dr। ये नेगेटिव ऑफ
स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ, अरे dy बाई डी एक्स स्लोप होता है ना। हाँ सर। तो यहाँ पर हम इसे क्या देख रहे हैं, इसे देख रहे हैं कांस्टेंट। तो जो डिप्लीशन रीजन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है ये है वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और पी साइड में लोअर पोटेंशियल, डिप्लीशन रीजन में पोटेंशियल बदल रहा है और बढ़ते बढ़ते वो हायर एक वैल्यू अचीव करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो जहां खत्म हुआ डिप्लीशन रीजन के दूसरे सिरे पे उसके आगे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है। तो एन साइड हायर पोटेंशियल पे होता है, एन साइड एन टाइप वाला साइड, और पी साइड वाला लोअर पोटेंशियल पे होता है और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो पूछ देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर डिप्लीशन रीजन में, एन साइड से पी साइड की तरफ। एन साइड वाला पॉजिटिव चार्ज, और इनको कैपेसिटर के नजरिए से देखो ना, कैपेसिटर हम लोग कैसे देखते थे, ऐसे रहता था, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, याद आया ना। तो वैसे ही बीच में कैपेसिटर जैसा चित्र दिख रहा है हम लोगों को। अब यहाँ इसे देख आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए। जो ये पीएन जंक्शन था, अब कहते हैं फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन। अब यदि यहां तक हम पहुंच गए तो ये सोचो आप कि फॉरवर्ड बायस यदि हम कर रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या, वो स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेना जो भी मैं लिख रहा हूं, अब बायस का देख लेना एक बार बुक से। यहाँ चेक करो, ये था ना पी साइड और एन साइड, तो हमने इन्हें देखा फिर से ऐसे। फॉरवर्ड बायस का मीनिंग देखते हैं, ये पी था और ये एन था। पी वाले को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया और एन वाले को बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया। बीच में तुमने डिप्लीशन रीजन बनाया था, ध्यान देना, इधर माइनस 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 था, इधर प्लस 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 था। हमें ये बताओ कि यहाँ पर मौजूद कौन है, मेजोरिटी में होल्स, यहाँ मेजोरिटी में मौजूद है होल्स, और यहाँ मौजूद है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में। माइनॉरिटी को मैं दिखा ही नहीं रहा, 2-4 होल्स भी बना दूंगा लेकिन नहीं दिखा रहा मैं। अब ध्यान से देखो, ये नेगेटिव टर्मिनल छोटी डंडी बैटरी का और ये पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, और इलेक्ट्रॉन को पुश करके वो धकेलेगा डिप्लीशन रीजन को छोटा करने की कोशिश। और ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है यहाँ पर जो हम देख रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल हायर, ये होल्स को पुश करेगा। होल का बिहेवियर हम वैसे ही सोचते हैं जैसे कि प्रोटॉन का। तो यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही फॉरवर्ड बायस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेज, width of depletion region decreases, width of depletion region decreases। अब यहाँ पर हम लोग आ गए, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को दिखने लगा, थोड़ा धकेल दिए गए, तो मैं हटा करके पुराना वाला बाउंड्री को ले आता हूं नजदीक। यहाँ पर हम देखने लगते हैं कि यहाँ आ गया नेगेटिव, और यहाँ और नजदीक कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि डिप्लीशन रीजन बहुत डिक्रीज हो जाता है। अब यदि डिप्लीशन रीजन डिक्रीज हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी दूरी में था वो दूरी तो कम हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दूरी कम हो गई तो E इंटू डी होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो चूंकि ये जैसे वो कैपेसिटर में तुम जानते हो, तो क्या हुआ
कि हमसे यदि कोई कहता है कि जब हम फॉरवर्ड बायस्ड करेंगे तो क्या होने वाला है, तो हम कहेंगे कि फॉरवर्ड बायस्ड करने पर डिप्लीशन रीजन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। फॉरवर्ड बायस्ड करने पर डिप्लीशन रीजन जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस्ड होने पे डिप्लीशन रीजन डिक्रीज कर जाता है, एक पॉइंट। और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ एक पॉइंट और मैं बताऊं, ये जो आप बात कर रहे थे, यहाँ एक पोटेंशियल लो से हाई हो जाना, तो यहाँ जो एक आपको हाइट दिख रहा है, पी और एन साइड में पोटेंशियल का डिफरेंस दिख रहा है, देखिए ये हाइट है ना, ये हाइट, ये कहलाता है पोटेंशियल बैरियर। अब ये जो बैरियर बनता है ना, ये अनबायस्ड पीएन जंक्शन है। ये जो बैरियर बनता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन को यदि जाना है होल की तरफ, मतलब एन साइड से पी साइड, तो उसको ये एक समझो एक दीवार है, दीवार को जंप करके जाना पड़ेगा, या होल को जाना है पी साइड से एन साइड, तो दीवार को जंप करके जाना पड़ेगा। ये दीवार की ऊंचाई है, दीवार की ऊंचाई। और दीवार की ऊंचाई जितना ज्यादा होगा, दीवार की ऊंचाई जितना ज्यादा होगा उतना मुश्किल होगा जंप करना, ये बात तो समझते ही हो। और अब तुम बताओ कि जब हम फॉरवर्ड बायस्ड कर देंगे, ये जो विड्थ है, ये डिप्लीशन रीजन का विड्थ कम हो जाएगा, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या दीवार की ऊंचाई उतनी ही रहेगी? तो दीवार की ऊंचाई कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि E इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ये V इक्वल्स टू क्या हो जाता है, E इंटू डी। तो ये जो विड्थ जैसे ही कम होगा ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों तरफ का हम देख रहे होंगे डेल्टा V, दीवार की ऊंचाई, यही हम कह देते हैं, इसे ही हम कह देते हैं डेल्टा V, दीवार की ऊंचाई, इसे ही कह देते हैं पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। तो आप जैसे ही फॉरवर्ड बायस करते हो, ये पोटेंशियल बैरियर जो होता है, ये क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल बैरियर कम हो गया। अगले पेज पे हम लोग आ गए, तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि पोटेंशियल बैरियर हो गया। अब यहाँ करंट के बारे में सोचो, ये जैसे ही दीवार की ऊंचाई कम हो गई, तो दीवार की ऊंचाई कम हो गई तो होल का इधर से इधर भागना आसान हो गया, और इलेक्ट्रॉन का इधर से इधर भागना भी आसान हो गया, और दोनों के कारण करंट का डायरेक्शन किधर होगा, पी से एन की तरफ, होल के जाने का डायरेक्शन या इलेक्ट्रॉन के जाने के अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो करंट बनता है, इस करंट का नाम रखते हैं आई डिफ्यूजन। अब वर्ड डिफ्यूजन कैसे याद रहेगा, तो ध्यान से सुनो, तुमने मान लो बाहर घूमने गए और एक सेंट खरीद कर लाया, और सेंट खरीद के लाए 2000 रुपये का एक छोटा सा बोतल, तो उसको ओपन करते हैं कमरे के एक कोने में, तो यदि वो अच्छा सेंट होगा तो कमरे के दूसरे कोने में जो तुम्हारे भैया खड़े होंगे उनको भी फ्रेग्रेंस पसंद आएगा ना तुरंत, या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के बाद। यहाँ होता है टर्म डिफ्यूजन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूव करना होता है मॉलिक्यूल्स का, उसे कहते हैं डिफ्यूजन। तो अब यहाँ वर्ड मुझे सोच करके दिखाओ, ये होल पी साइड में क्या है, मेजोरिटी में है, और एन साइड में क्या था, माइनॉरिटी में। सर कोई था ही नहीं, अरे माइनॉरिटी में है ना, कुछ 2-4 होल बना लेना यदि देखना हो बरामन करे माइनॉरिटी। तो ये होल जब जाएगा पी से एन, तो ये कहलाएगा मेजोरिटी से माइनॉरिटी की तरफ जाना, मतलब जहां हाई कंसंट्रेशन है वहां से लो कंसंट्रेशन में जाना। ये हाई से लो कंसंट्रेशन में जब जाना हम देख रहे हैं, हाई से लो, ये स्पॉटलाइट देखना, तो हाई से लो यदि जाता है कंसंट्रेशन वाले रीजन में होल, तो हम उसे कहते हैं डिफ्यूजन करंट। और होल पॉजिटिव चार्ज की तरह उसे हम सोच रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि उसका जो डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रॉन जो है हाई कंसंट्रेशन एन साइड में, वहां से यदि पी साइड में जाएगा तो वो भी उसका करंट का डायरेक्शन, हम कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट करंट का डायरेक्शन, दोनों जुड़ करके जो करंट बना उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। अब एक पॉइंट और आता है, ध्यान से देखना, जब अनबायस्ड था तो अनबायस्ड होने पर
यहाँ देखना इस जगह, यहाँ भी एक कहानी हो रही थी। यहाँ भी क्या हो रहा था, इस तरफ वाला भागता था इधर से इधर, मैं ये दिखा रहा हूं इधर से इधर, और ये भाग रहा था कुछ ना कुछ दीवार फांद के इधर भागता था। अब तुम कहोगे सर दीवार फांदने वाला एनर्जी आता कहाँ से था? ये जो सारे इलेक्ट्रॉन फ्री है एन साइड में, ये जो कबड्डी खेल रहे होंगे क्योंकि फ्री है और टकराते होंगे, तो टकराते वकराते किसी किसी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती होगी इतना ज्यादा कि दीवार फांद जाता होगा। तो उनके कारण करंट जो था उसका नाम था, हम लोगों ने कहा क्या नाम रखा था, आई डिफ्यूजन। और ध्यान से देखना, ये जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन बना था, बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन हम लोगों ने क्रिएट होते देखा था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में क्या होता है, वहां सिलिकॉन का बाउंड बना है। सिलिकॉन के बाउंड में वो जो शेयरिंग हो रहा है, उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़े होने पे इलेक्ट्रॉन बाउंड छोड़ के घूमने निकल जाता था, और बाउंड छोड़ के घूमने निकलेगा तो जरूर बनेगा एक होल और एक फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे ही बिजनेस छोड़ के सिलिकॉन के बाउंडिंग में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, वो एक इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बना। अब ध्यान से देखना, यदि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बना और एक होल बना, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और होल किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और इन दोनों के कारण करंट का डायरेक्शन किधर होगा, होल के जाने का डायरेक्शन। तो इस तरफ जो डायरेक्शन में एक करंट हमें दिखता है, उस करंट का नाम रखते हैं, सोचो गुड कंडक्टर होता था रॉड, और उसमें जब हम बैटरी जोड़ते हैं तो बैटरी जोड़ने पे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है और इलेक्ट्रॉन फ्री ड्रिफ्ट करता है, और उस ड्रिफ्ट के कारण हमें गुड कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट करने के कारण करंट मिलता है। तो इसीलिए यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन होल के पेयर के ड्रिफ्ट करने के कारण जो करंट मिल रहा है उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट। और ध्यान देखना, आई नेट क्या हो जाता है, जीरो। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों का वैल्यू हमें देखा गया लगभग एक जैसा होने के कारण ये फाइनली हमें जीरो मिलता है आई नेट। तो जब अनबायस्ड होता है जंक्शन, मतलब कोई बैटरी नहीं जुड़ी जब रहती है, उस समय दोनों करंट मौजूद है, ड्रिफ्ट करंट भी मौजूद है, डिफ्यूजन करंट भी मौजूद है, और इन दोनों का सम करने पर हमें मिलता है नेट करंट जीरो। लेकिन जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ गौर करो क्या लफड़ा हुआ, यहाँ डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई कम हो गई। डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन होल बनने के जो प्रोबेबिलिटी था वो कम हो गया, क्योंकि बाउंड वहां कम मौजूद है, और इलेक्ट्रॉन होल बनने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई, तो इसका मतलब कौन सा करंट कम हो गया, ये ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट तो बढ़ गया। डिफ्यूजन करंट क्यों बढ़ गया? अरे यार वो जो था ना, वो जो दीवार की ऊंचाई क्या हो गई, कम हो गई, तो इलेक्ट्रॉन का दीवार फांदना आसान हो गया। और ये जो बैटरी है, ये जो बैटरी है, इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल भी तो धकेल धुकेल के इलेक्ट्रॉन को दीवार पे चढ़ा देता होगा, जिससे कि वो दीवार आसानी से फांद सके। तो यहाँ आई नेट किधर से किधर जाते दिखेगा, तो आई नेट हमें किधर से किधर जाते दिखेगा, इस जगह आई नेट का वैल्यू हमें यहाँ मिल गया इधर से इधर, आई नेट, आई डिफ्यूजन माइनस आई ड्रिफ्ट, आई नेट यहाँ मिल गया। अब तो मुझे बताओ फॉरवर्ड बायस में क्या क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। विड्थ ऑफ पोटेंस विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेज, पहला विड्थ ऑफ पोटेंशियल रीजन डिक्रीजेज, दूसरा हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेज, तीसरा ड्रिफ्ट करंट डिक्रीजेज, चौथा डिफ्यूजन करंट इंक्रीजेज, पांचवा नेट करंट फ्रॉम पी साइड टुवर्ड्स एन साइड, नेट करंट फ्रॉम पी साइड टुवर्ड्स एन साइड। और फॉरवर्ड बायसिंग होता कैसे है? फॉरवर्ड बायसिंग होता है जब हम वो पी साइड को जोड़ते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन साइड को जोड़ते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। एक बार फिर से सुन लो और मुझे बताओ, जब भी हम फॉरवर्ड बायस करेंगे, मतलब पी साइड को हमने जोड़ा है पॉजिटिव टर्मिनल से, एन साइड को जोड़ा है नेगेटिव टर्मिनल से, ये पीएन जंक्शन में, इससे क्या होगा, विड्थ जो होगा डिप्लीशन रीजन का डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो जाएगा, ड्रिफ्ट करंट डिक्रीज हो जाएगा, डिफ्यूजन करंट इंक्रीज हो जाएगा, नेट करंट किधर से किधर होगा, पी से एन की तरफ।
ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये होल को उत्साहित करेगा, भाई दीवार फान जा। और ये जो निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, वो इलेक्ट्रॉन को उत्साहित करेगा, ओए भाई दीवार फान जा। और ये करंट बढ़ जाएगा। और एक बात ये भी तो सोचो, यदि करंट का फ्लो बढ़ गया, इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस कम हो गई। चलो, ये पॉइंट यदि समझ में आ गया तो यहाँ अगले पेज पे आते हैं और हम यहाँ देख रहे हैं रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। अब रिवर्स बायस में कहानी तुम थोड़ा सा खुद पका दो, किस तरफ कौन सा जोड़ते होगे? सर पी साइड में नेगेटिव टर्मिनल और एन साइड में पॉजिटिव। हाँ, पी साइड को नेगेटिव। तो ये हमें पता चल गया कि हम जोड़ते होंगे पी साइड को नेगेटिव से और एन साइड को पॉजिटिव से। अब होगा क्या, ये जो सारे होल थे, इन होल को ये बुला लेगा, नेगेटिव वाला प्लेट बैटरी का, और सारे फ्री इलेक्ट्रॉन को ये बुला लेगा पॉजिटिव प्लेट। और डिप्लीशन रीजन अब क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। बोलो बोलो बोलो, डिप्लीशन रीजन डिक्रीज हो गया या इंक्रीज हो गया? इंक्रीज हो गया। वेदांत, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज। हेलो, हाँ सर, इंक्रीज। डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो गया रिवर्स बायस करने पे या डिक्रीज हो गया? इंक्रीज। तो देखो, नेगेटिव टर्मिनल ने होल को बुला लिया, फ्री इलेक्ट्रॉन को बुला लिया पॉजिटिव टर्मिनल ने, डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस। तो पहले हमें दिख गया सर डिप्लीशन। हाँ सर, वो देख रहा था आवाज आ रही थी कि नहीं। आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, मेरी आवाज आपको आ रही थी कि नहीं सर? सुन पा रहे हो या नहीं? नहीं सर, वो मैं पूछ रहा था कि मेरी आवाज आपको आ रही है कि नहीं। सर मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? अच्छा, एक मिनट मैं देखता हूँ, मेरे बालक खेलते विलते रहते हैं लेकर के, मैं एक बार इन्हें देख लेता हूँ। पहले तो मैं ड्राइंग को सेव करूं, नहीं तो यार ये गायब हो जाएगा। 2 मिनट रुक जाओ, सेव हाँ तो सेव, और इसको मैं हटाता हूँ। फिर क्या कर सकते हैं, इससे हटाया, और मैं गेम को कैसे ढूंढूं? 2 मिनट रुक जाओ। इसमें गेम है तो बंद करो। गेम कौन सा? आवाज आ रही है गेम की, बढ़ाते बढ़ाते। नहीं, इसमें से आ रही नहीं है। हमारे में खाने चाहिए बैकग्राउंड। अपन ना सुया ले लो। हाँ ठीक। शुभम, चल खत्म करो, आज बीच में नहीं छोड़ो यार। मेरे लैपटॉप इसमें है, मैं तो नहीं दिख रहा है कोई गेम ओपन, बच्चों को दिखाए मैंने। वेदांत, हाँ सर। यार मेरे वाले टैब में तो कोई गेम वेम नहीं चल रहा है यार, कह रहा है बच्चा सबकी नहीं, इस पे तो कोई ऑन नहीं है। नहीं सर, वो बस पूछ रहा था कि सर मेरी आवाज आपको आ रही थी कि नहीं। हाँ तो अच्छा, मुझे तो लगा कि यार गेम की आवाज नहीं, तुम्हारी आवाज आ रही है थोड़ी कम, लेकिन आ रही है। अच्छा अच्छा सर, बस यही कोई बात नहीं, तुम तो सुन रहे हो ना मेरी आवाज? हाँ सर। चल, अब यहाँ चेक करो आगे कि यदि अब तुम बताना मुझे, डिप्लीशन रीजन का बताओ, विड्थ क्या हो गया? इंक्रीज। डिप्लीशन रीजन, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेज, और विड्थ बढ़ गया तो पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा? E बढ़ इंटू डी। जाएगा। इंक्रीजेज। और अब बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन होल अब उतने ही जनरेट होंगे या ज्यादा जनरेट होंगे? क्या सर? फ्री इलेक्ट्रॉन और होल, क्योंकि स्पेस बढ़ गया जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है,
तो वहां जो भी बाउंड टूटेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से, वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करके किधर चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वो इधर चला जाएगा और होल चला जाएगा इधर। दोनों के करंट का डायरेक्शन होगा होल का डायरेक्शन। तो कौन सा इंक्रीज कर जाएगा, आई ड्रिफ्ट इंक्रीजेज। अच्छा ये बताओ डिफ्यूजन वाले का क्या होगा, अब डिफ्यूज करना आसान है या मुश्किल? तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि दीवार की ऊंचाई बढ़ा दी गई है, बढ़ा दी गई है। आई डिफ्यूजन डिक्रीजेस। अब नेट करंट किधर से किधर होगा, एन साइड से पी साइड। तो फिर से बोलो, रिवर्स बायस में क्या क्या हुआ, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि ड्रिफ्ट करंट इंक्रीजेस, डिफ्यूजन करंट डिक्रीजेस, और नेट करंट फ्रॉम एन साइड टुवर्ड्स पी साइड, फ्रॉम एन साइड टुवर्ड्स पी साइड। अब नेक्स्ट यहां होता है आइडिया, IV characteristics curve of IV characteristics curve of IV characteristics curves of PN junction, PN junction, ये डायोड टर्म अभी नहीं, बाद में, PN जंक्शन, IV characteristics curve of PN junction। अब यदि मैं IV characteristics of curves of PN junction की मैं बात करता हूं, तो यहां पर चेक करना कि ये जो बैटरी था उसका भी लिया और एक सर्किट में एमीटर लगाया, और हम लोगों ने देखना शुरू किया कि यदि अप्लाइड वोल्टेज बदलेंगे तो क्या असर पड़ेगा। अप्लाइड वोल्टेज जब बदलेंगे तो ध्यान से देखना, एक खास पॉइंट तक कोई करंट नहीं, और एक खास पॉइंट के बाद ये बढ़ना शुरू हुआ। मैंने कर्व थोड़ा सा चेंज किया, यहां आई है, ये बढ़ना शुरू होता है, और एक खास और पॉइंट आने के बाद अचानक से बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ये अब यहां गौर करो, हम लोग जब ओहमिक रेजिस्टेंस की बात करते थे, ओहमिक डिवाइस की बात करते थे जो ओम का लॉ फॉलो करता है, उसमें ओहमिक, हेलो वेदांत सुन रहे हो? हाँ सर। ओहमिक डिवाइस की बात करते थे, तो ओहमिक डिवाइस में हम लोग देखते थे क्या कि कैसा कर्व बनता था, IV कर्व। IV कर्व स्ट्रेट लाइन बनता था, भी बढ़ाते जाते थे, I बढ़ता जाता था लीनियरली। क्या लेकिन क्या यहाँ लीनियरली बढ़ रहा है? नहीं सर, नहीं। तो होगा क्या कि यहां पर एक टर्म डिफाइन हम करेंगे, डायनामिक रेजिस्टेंस, और इधर जो हम देख रहे हैं पॉजिटिव वोल्टेज की तरफ, ये फॉरवर्ड बायस्ड है। और डायनामिक रेजिस्टेंस का मतलब ध्यान देना, किसी भी पॉइंट पर R जो हम देखेंगे तो R होता था V/I, V इक्वल्स टू I R, R इक्वल्स टू V/I। तो V/I का मतलब यहां लिखेंगे डेल्टा V/डेल्टा I, और डेल्टा V/डेल्टा I, अब इसको लिख सकते हैं -1 स्लोप, -1 स्लोप। क्यों? क्योंकि स्लोप होता है dy/dx, del I del V। ये हो गया -1 स्लोप। यहां पर गौर करो, ये माइनस का कोई काम नहीं है, 1 स्लोप। अब एक लफड़ा आया, स्लोप तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है। मान लो यहाँ पॉइंट है 1,
यहाँ पॉइंट है 2, यहाँ पॉइंट है 3, तो क्या लग रहा है 1 से 3 की तरफ जा रहे हो तो स्लोप कम हो रहा है कर्व का या बढ़ रहा है? स्लोप का यदि बढ़ता आप देख रहे हो, यदि स्लोप बढ़ रहा है तो हम लोगों के पास ये वैल्यू आ गया। स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब स्लोप के बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे स्लोप बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। मतलब ये जो डिवाइस है पीएन जंक्शन, इसका रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होगा, वेरिएबल होगा। और ध्यान से देखना, ये एक नी वोल्टेज है, नी वोल्टेज। और नी वोल्टेज के बाद क्या दिख रहा है कि स्लोप हो गया टेंस टू इनफाइनाइट, तो रेजिस्टेंस टेंस टू क्या हो जाएगा 1 बाय स्लोप 0। तो फॉरवर्ड बायस्ड में हम लोग देखते हैं कि वोल्टेज क्या हो जा रहा है, बढ़ा, स्लोप बढ़ा, स्लोप बढ़ा और रेजिस्टेंस हो गया कम, और रेजिस्टेंस टेंस टू 0 हो गया। तो फॉरवर्ड बायस्ड में ऐसा कहानी हमें देखने को मिलता है। ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसे बनाएंगे? तो पीएन जंक्शन में हम एक बैटरी लगा देते हैं, उसके 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 बैटरी का वैल्यू बढ़ाते जाते हैं और करंट जो उनके क्रॉस है उसको मेजर करते हैं। और ये जो करंट ऊपर हमें मिलता है, ये मिलता है इन मिली एम्पियर। ऊपर वाला करंट, ये फॉरवर्ड बायस में जो करंट मिलता है ये मिली एम्पियर। लेकिन जब रिवर्स बायस करते हैं तो करंट मिलता जरूर है और मिलता है माइक्रो एम्पियर में, और वो कर्व कुछ इस तरह बनता है। देखना, ये दूसरी तरफ मैं ब्लू में बना रहा हूं, ये कर्व कुछ ऐसे बनता है, ये माइक्रो एम्पियर में। और यहां देखो तो, यहां देखो स्लोप 0 तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। ये कौन सा है? ये है रिवर्स बायस्ड। यहाँ क्या था? दूसरी तरफ था फॉरवर्ड बायस्ड। तो यदि आपको ये लग रहा है ठीक, यहाँ फॉरवर्ड बायस्ड वाला मैं डायग्राम येलो से बना देता हूं, और रिवर्स बायस्ड वाला आपने देख लिया ब्लू से। फॉरवर्ड बायस्ड में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? 0, और रिवर्स बायस्ड में क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। अब बताओ, पिछले लेक्चर में डायोड की क्या क्वालिटी बताई थी आपको? सर डायोड की ये क्वालिटी थी कि अगर करंट इसी के डायरेक्शन में फ्लो करे तो रेजिस्टेंस 0 देगा, और अगर अपोजिट में फ्लो करे तो इनफाइनाइट। तो हम अब क्या कह सकते हैं? ये डायोड की तरह पीएन जंक्शन is behave like a diode। क्यों? क्योंकि ये एक डायरेक्शन में फॉरवर्ड बायस में करंट जाने देगा और रिवर्स बायस में करंट नहीं जाने देगा। अब सोचो, यदि ऐसा है तो सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब हमने क्या किया, बार बार हम होल बनाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। अरे यार, पंचवर्षीय योजना में थोड़े ना पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, सिंबल बनाते हैं। एक लाइन खींचेंगे, उस पे एरो बना दिखेगा, और एक तरफ जिधर करंट, तो इसका मतलब है कि इधर से इधर रेजिस्टेंस 0 और इधर से इधर करंट के आने के लिए रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। तो एरो का डायरेक्शन किसका डायरेक्शन दिखा रहा है? मैं फिर से इसको बना दूं। एरो का जो डायरेक्शन है वो किसका डायरेक्शन दिखा रहा है? करंट किधर से किधर इस डब्बे से जा सकता है। ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल हो गया, पीएन जंक्शन डायोड का ये सिंबल हो गया। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, इस यूज पे आते हैं। पहले डायोड क्या है ये समझ में आ गया? ध्यान से देखिए, एक डायरेक्शन में करंट जाएगा, यदि मैं जोड़ू पॉजिटिव इधर नेगेटिव तो करंट फ्लो करेगा।
लेकिन यदि मैं इसमें ऐसा ना करके इसे हटाता हूं और जोड़ता हूं मैं ब्लू वाला, इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव जोड़ दूं, तो करंट माइक्रो एम्पियर में होगा या नहीं के बराबर होगा? हम कहेंगे कि करंट टेंस टू जीरो, करंट टेंस टू जीरो। तो ये एक डायरेक्शन में करंट जाने देगा और दूसरे डायरेक्शन में करंट नहीं जाने देगा। तो अब ये इससे भी इंटरेस्टिंग पॉइंट आया अपने सामने कि पीएन जंक्शन डायोड as half wave रेक्टिफायर क्या है? AC टू DC कन्वर्टर। रेक्टिफायर टर्म से फील नहीं आता, और क्या मतलब रेक्टिफाई क्या कर रहा है रेक्टिफायर, ठीक है? रेक्टिफायर से फील नहीं आ रहा, क्या रेक्टिफाई करता है? तो रेक्टिफायर होता है AC टू DC कन्वर्टर। मुझे बताओ, पिछले टर्न पे तुमने पढ़े AC, पिछले के पिछले टर्न पे, तो AC में हमारे पास क्या था? एक AC इनपुट, ध्यान देना, मैंने यहाँ एक ट्रांसफार्मर देखा। ट्रांसफार्मर को सिंबल कैसे दिया जाता है ध्यान देना, वो भी मैं बता देता हूं। तो अभी पहले बिना ट्रांसफार्मर के देखो, यहां पर है एक डायोड, और यहां पर है एक रेजिस्टेंस, जिसे कहते हैं लोड रेजिस्टेंस। जब हम कहते हैं कि यहां पर होगा V बराबर V0 sin ओमेगा टी, इधर ये प्लस और इधर ये माइनस, फिर कुछ देर बाद इधर माइनस इधर प्लस, फिर कुछ देर बाद इधर प्लस इधर माइनस, इसे फील करो। तो जब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो उस समय ध्यान से देखना, ये प्लस से जुड़ा हुआ है P साइड और N साइड जुड़ा हुआ है निगेटिव वाले से। ये कैसा कहलाएगा? फॉरवर्ड बायस्ड। तो फॉरवर्ड बायस्ड कहलाएगा, तो करंट ऐसे गुजरेगा। यहाँ इसे मैं ट्रांसफार्मर आपको याद दिला रहा था, तो ऐसे याद रखना, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है, दो कॉइल होता था ना, तो बीच में दो लाइन खींच देते हैं ऐसे, और दूसरी तरफ भी कॉइल ले लेते हैं। और तुम्हारे मन में ये विचार या जिज्ञासा आ रही होगी कि सर ये तो बताओ कि एक तरफ तो कॉइल नंबर ऑफ टर्न ज्यादा दिखा दिया आपने और एक तरफ कम, क्या चक्कर है? अच्छा ये बताओ, घर में जो सप्लाई है, AC सप्लाई है या DC? AC। और AC सप्लाई के उपयोग से तुम मोबाइल चार्ज कर रहे हो, लेकिन मोबाइल में तो है बैटरी। बैटरी को चार्ज करने के लिए AC से तो काम नहीं चलेगा, उसको क्या चाहिए? DC। और घर में सप्लाई है 220 वोल्ट, लेकिन तुम्हारा बैटरी कितने वोल्ट का है? 5 वोल्ट का।
तो 5 वोल्ट को तुम 220 वोल्ट से चार्ज करोगे, तो ये तो लफड़ा है। तो पहले क्या करो तुम, वो 220 वोल्ट को एक ट्रांसफार्मर लगा के कहाँ लाओ, 5 वोल्ट पे। एक तो ट्रांसफार्मर का यूज हो, ट्रांसफार्मर एसी में ही यूज करता है, डीसी में वो यूज कर होता ही, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। यहां चेक कर लो, यहां पर हमने वही किया, एक तरफ नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है और दूसरे तरफ नंबर ऑफ टर्न कम है, तो मैंने घर के सप्लाई को किस में बदला, एसी से डीसी में, पहले लो वोल्टेज में। और फिर ये क्या कर रहा है इसे समझो, जब ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा तब करंट आएगा, और ये इन दोनों लाइन के बीच में आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा V आउट, और V आउटपुट किसके बराबर हो जाएगा, I इंटू RL, I इंटू RL। अब ट्रांसफार्मर यहाँ क्या कर रहा है, वोल्टेज को लो करता है, वो एसी में ही करेगा। और वो ये जो डायोड है ये क्या कर रहा है, एक डायरेक्शन में तो करंट जाएगा, यहाँ हमेशा हायर पोटेंशियल मिलेगा, यहाँ लोअर। लेकिन जब ये प्लस हो जाए और ये माइनस हो जाए, जब ये माइनस हो जाए ये प्लस हो जाए, तो उस समय ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, फिर कोई करंट नहीं। फिर आधे साइकिल में जब ये प्लस होगा और ये माइनस होगा तब करंट आएगा, फिर आधे साइकिल में करंट नहीं आएगा। तो ऐसे हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि इनपुट करंट ऐसे है टाइम के साथ, और आउटपुट करंट टाइम के साथ ये ऐसे, और फिर आधा नहीं आएगा करंट, फिर ऐसे, फिर आधा नहीं आएगा करंट, फिर ऐसे। तो हम क्या देख रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में हमेशा यहाँ पोटेंशियल डेवलप होगा, प्लस ये और माइनस ये बैटरी जैसा बिहेव करेगा, दो टर्मिनल, इसमें हायर और लोअर पोटेंशियल परफेक्ट डिफाइंड है। क्या ये दिख गया? और ये हाफ वेव क्यों कहला रहा है रेक्टिफायर, ये बताओ कैसे? हाँ, जो नीचे वाला वेव है सर, उसको जाने नहीं दे रहा है। अब यहाँ जितना इसका टाइम पीरियड है उतना ही इसका भी टाइम पीरियड होगा, तो टाइम पीरियड दोनों का सेम होगा, टाइम पीरियड दोनों का सेम होगा, ये ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड तो होता है एक नया साइकिल जहां से शुरू होगा, फिर वो उसका आगे यहाँ तक जीरो भी वाला उस टाइम पीरियड में लेना होगा। तो आप कहेंगे कि इनपुट की जो फ्रीक्वेंसी होगी और आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी होगी ये सेम होगी, ये रिपल फ्रीक्वेंसी, और इसे रिपल कह देते हैं। अब बात आता है फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनाओगे, ये तुरंत समझ में आएगा। ध्यान से देखो, ट्रांसफार्मर तो यहां भी है, यहां एक काम करो, एक डायोड ये यूज करो और एक डायोड यहां भी यूज करो, और वो बीच में लगाओ लोड रेजिस्टेंस, और आउटपुट लो इन दो पॉइंट के बीच। अब देखो, जब ये प्लस और ये माइनस होगा, जब ये प्लस और ये माइनस होगा, तो ये वाला फॉरवर्ड बायस्ड होगा, करंट ऐसे गुजरेगा, और इधर नहीं करंट होगा क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल है पॉजिटिव की तरफ, तो ये रिवर्स बायस्ड। और जब इसके बाद ऐसा हो कि यहाँ प्लस हो जाए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाए यहाँ माइनस, तो इधर कोई करंट नहीं गुजरेगा, ऐसे करंट गुजरेगा। अब इस केस में जो यहाँ आपको आउटपुट दिख रहा है वी आउट, वो एक हमें दोनों ही चक्कर में हमें करंट मिला, तो वी आउटपुट का ग्राफ ऐसे बन जाएगा, वी आउट का ग्राफ यूं यूं यूं
यूं। और V इनपुट का ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसको कहने लगेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। और यहां ध्यान दीजिएगा, इसका टाइम पीरियड तो इतना है और इसका टाइम पीरियड यहाँ टी डैश, एक चक्कर तो यही कंप्लीट हो गया, बाद में रिपीट होने लगा, तो टी डैश हो जाएगा t/2, टाइम पीरियड आधा हो गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। यदि f फ्रीक्वेंसी है इनपुट का, तो आउटपुट का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2f। हम लोगों ने यहाँ इसे भी देख लिया। अब ये जो होता है, डायोड का दो एप्लीकेशन था, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। यहां देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पहला लाइट इमिटिंग डायोड, शॉर्ट में कहते हैं लेड, लाइट इमिटिंग डायोड। ये देखो होता क्या है कि आपने इसको कंडक्शन बैंड कहा, वैलेंस बैंड कहा। कुछ इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे वहां दिख रहे हैं, कुछ होल यहां दिख रहे हैं वैलेंस में। अब ध्यान से देखिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन होंगे तो एनर्जी लाइट के फॉर्म में आएगा, डेल्टा ई hc बाई लेमडा। यदि ये विजिबल है, लेमडा लेमडा हम कह देते हैं विजिबल। विजिबल का मतलब याद करते हैं, चार 4000 से एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम के बीच। तो ये मुझे लाइट आते दिखेगा। कब लाइट आते दिखेगा? जब भी ये इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइन करेगा, जब भी ये इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइन करेगा। तो जब हम बात कर रहे होते हैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, तो पीएन जंक्शन डायोड के बारे में यहाँ बहुत से होल हैं और यहाँ बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये कब कंबाइन होते थे? जब हम इनको फॉरवर्ड बायस्ड करते थे, तो ये बहुत ज्यादा इधर से इधर, इधर से इधर जाकर के कंबाइन होते थे। और जितनी बार कंबाइन होंगे, जितना कंबाइन होंगे, उतना यहाँ से लाइट बाहर निकल के आते दिखेगा। और ये जो लाइट बाहर आके निकल के दिख रहा है, या लाइट बाहर आते निकल के दिख रहा है, उस लाइट के बाहर आते का लिए कंडीशन क्या है? 4000 से 8000 एंगस्ट्रम के बीच में होना चाहिए ये। अब ये देखिए, 4000 एंगस्ट्रम के लिए डेल्टा ई कितना होता है? 12420। मॉडर्न फिजिक्स में देखते हैं 12420, और इसको 4000 एंगस्ट्रम से यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी। 4000 एंगस्ट्रॉम से जब डिवाइड करते हैं तो ये एनर्जी कितना हो जाएगा? चेक कर लीजिएगा, ये हो जाता है 3.14। 4 3 12 4 4 3. ये 3 हटाए, यहाँ डेसिमल आया, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यदि एनर्जी गैप है, 3.1, या डेल्टा ई दूसरा लिमिट देखो, 12420, उसको 8000 से डिवाइड कर रहे हैं, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम जान गए यहाँ जो एनर्जी गैप होगा, एनर्जी गैप ये किसके होने चाहिए? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होना चाहिए, तभी वो लाइट इमिटिंग डायोड बनेगा।
जो एनर्जी गैप होना चाहिए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच, वो इस रेंज में होना चाहिए, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3.1 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के बीच। ये डाटा याद रखते हैं जनरली। अब हमसे पूछेगा कि लाइट इमिटिंग डायोड किस तरह काम करता है, तो आप कहेंगे फॉरवर्ड बायस में काम करता है। और ये डायोड है कौन सा? आपका छोटे छोटे जैसे चार्जर ऑन करते हैं तो उसमें जो एक टिमटिमाता लाल कलर का लाइट दिखता रहता है जो बताता है चार्जर ऑन हो गया, दैट इज लेड। और आजकल तो बल्ब भी जो घर में लगा रहे हो हम लोग 250 या 300 या 100 या 50 रुपये में खरीद के लाके, वो सारे क्या है? लेड, लाइट इमिटिंग डायोड। बहुत कम वोल्टेज पे ये काम करने लगते हैं। क्या वेदांत, ये पॉइंट क्लियर? हाँ सर। तो अब हमसे ये पूछा गया, ये लाइट इमिटिंग डायोड का सिंबल, इसका सिंबल कैसा होगा? तो सिंबल ऐसे बना देते हैं। देखिए, डायोड तो बनाना हम जानते ही हैं, और डायोड से बाहर रोशनी आ रही है तो लाइट इमिटिंग डायोड बन गया ये। चलिए, तो डायोड बनाकर लाइट इमिटिंग भी आपने देख लिया। अब ऐसा करते हैं ना कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं दूसरा एप्लीकेशन ऐसा ही है, फोटो डायोड। फोटो डायोड की क्या खासियत है? इसको रिवर्स बाइस में रखो, डिप्लीशन रीजन खूब चौड़ा देखो, और यहाँ करंट माइक्रो एम्पियर में होगा। क्यों? क्योंकि ड्रिफ्ट करंट तो है, डिफ्यूजन करंट नहीं होता है। रिवर्स बायस में करंट माइक्रो एम्पियर में होता है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, वो भी तुम्हें दिख रहा है, बड़ा चौड़ा, ये रिवर्स बायस्ड है, ये भी तुम्हें दिख रहा है। अब होता क्या कि यदि यहां लाइट आने लगे, लाइट और ईएम वेव, और वो उसका जो एनर्जी है hc/λ, ये एनर्जी गैप के बराबर हो। किसके एनर्जी गैप के? वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के। तो ये एनर्जी जैसे ही मिलेगा इलेक्ट्रॉन को, तो वो जो कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन था, वो एनर्जी खा करके चला जाएगा कंडक्शन बैंड में, और जैसे ही कंडक्शन बैंड में जाएगा तो करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। क्या आइडिया समझ में आया? यहाँ टूटने लगेंगे इलेक्ट्रॉन होल, इलेक्ट्रॉन होल, इलेक्ट्रॉन होल। जब इलेक्ट्रॉन होल बनने लगेगा बहुत ज्यादा, तो उनके ड्रिफ्ट करने से आई ड्रिफ्ट इंक्रीजेस, आई ड्रिफ्ट इंक्रीज होने लगा। ये बात भी समझ में आ गई? तो हम लोग इसका यूज करते हैं बर्गलर अलार्म बनाने में, या इसका यूज होता है स्वचालित दरवाजे जो होते हैं बड़े बड़े मॉल में, कि आप गेट पे पहुंचे, गेट खुल गया, कि लाइट की इंटेंसिटी बदल जाती है, जिससे कि वहां करंट का फ्लो बदल जाता है, और उस पे ऑपरेट होने वाला इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट होता है, और फोटो डायोड आ गया होगा बालक वेदांत? हाँ सर। तो देखो, अब एक है, तो अब ये हो गया, एप्लीकेशन हो गया, और मैंने तुम्हें बताया है टाइप इनके, और एक टाइप और है, ये इसका जो फोटो डायोड का सिंबल कैसे बनाओगे? फोटो डायोड का सिंबल बनाओगे, उस पे लाइट आता दिखा दो। और तीसरा जो हो जाता है, ये हो जाता है फोटो डायोड का ही भाई जैसा एक कह देते हो, सोलर सेल। और एक आता है, सोलर सेल का तो आजकल जमाना ही है चार्जिंग, क्योंकि ये जो लाइट आएगा उससे इलेक्ट्रॉन और होल बनेगा, वो इलेक्ट्रॉन अनबायस्ड, जिससे क्या होता है कि वो खुद ही बैटरी में बदल जाता है, ये पीएन जंक्शन। और लास्ट होता है जेनर डायोड।
जेनर डायोड का सिंबल ये जेनर डायोड क्या करता है, एक लाइन उसका टेढ़ा बना देते हो ऐसे और वो जेनर डायोड हो जाता है। जेनर डायोड क्या करता है, तो ये हेवी एप्लियंसेस को हाई वोल्टेज से बचाता है। मतलब कोई एक फिक्स वोल्टेज पे काम करने वाला है कोई इंस्ट्रूमेंट और उसको ज्यादा वोल्टेज दे देंगे तो जल जाएगा, तो उसको बचाने के लिए जेनर डायोड यूज करते हैं। इन दोनों को मैं थोड़ा सा अगले टर्न पे ब्रीफ कर दूंगा और एक नजर तुम एनसीईआरटी से इनको देख लेना। ये टाइप ऑफ डायोड हो गया, डायोड की कहानी पूरी हो गई। अब आएगा ट्रायोड और अगले लेक्चर में ट्रायोड की कहानी और थोड़ा सा यहाँ जो रह जाएगा उनको मैं ब्रीफ करूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, थैंक यू, बाय बाय। हाँ बोलो। सर वो मम्मी को बात करना था तो कब बात कर लें? हाँ मैं फोन कर लूंगा, फोन कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। इस पे आवाज तुम्हारी थोड़ी कम है। थैंक यू, बाय बाय।